नमस्कार सभी दोस्तों को। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज के समाचार में मुख्य तौर पर हमारे कुछ टॉपिक्स हैं, तीन चार टॉपिक्स हैं, उसको लेके हम डिस्कस करेंगे। बचपन में आप लोगों ने भी सुना होगा और मैंने सुना था एक नारा, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान। ये आम आम जनों में ऐसी बातें होती थी, ये ऐसे नारे हम सुनते थे कुछ। तो आज इन्हीं सभी विषयों पर हम डिस्कस करेंगे, कहाँ हिंदी और कहाँ हिंदू और कहाँ हिंदुस्तान पहुँच गया है। क्योंकि तमिलनाडु में तो पहले ही होता था कि बायकॉट हिंदी और ये सब। अभी मतलब क्या दुर्दशा है हमारे देश की कि आज ठाकरे ब्रदर्स कहते हैं कि महाराष्ट्र में हिंदी बायकॉट करेंगे हम। मतलब पूरा देश शिवाजी महाराज का जन्म दिवस मना रहा है, उस दिन वो इंसान ठाकरे ब्रदर्स ऐलान करते हैं कि हम महाराष्ट्र में हिंदी बैन करेंगे। कभी कभी बहुत उदास हो जाता हूँ ये सब सुनकर। तो आज की सबसे मुख्य खबर तो ये है कि दिल्ली पुलिस ने 8 आतंकवादियों को पकड़ा, जिनमें से 6 को उन्होंने पकड़ा तमिलनाडु से और 2 को पकड़ा वेस्ट बंगाल से। सभी के सभी मुस्लिम थे। और आप लोग देखिए, मतलब ओपोजिशंस की सारी पार्टियां कितना हंगामा मचा रही है पूरे देश के अंदर कि एसआईआर रोक दो, एसआईआर रोक दो। उन सभी के पास आधार कार्ड, 8 के 8 के पास, एक एक बंदे के पास 16 16 सिम कार्ड। और यहाँ तक कि उनके पास सारी आइडेंटिटी थी और वो गारमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे थे, 6 जो तमिलनाडु से पकड़े हैं। मतलब क्या चल क्या रहा है इस देश में भाई। दूसरा, आतंकवादियों को लेके ये खबर भी यहीं पर कवर कर देते हैं। दूसरा, कश्मीर में आज मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को सेना ने 72 के पास भेज दिया। और इस खबर में जो मुझे सबसे, कहते हैं ना, जिस खबर को सुन के बिल्कुल आप अमृत प्राप्त कर लेते हो, वो था कि हमारी सेना ने उन सभी के साथ कोई गोलीबारी नहीं की। वो एक गुफा के अंदर थे और वहां पे ग्रेनेड फेंक कर उनको उड़ा दिया। इस पूरे इंसिडेंट में एक कुत्ता जख्मी हुआ, उसको गोली लगी। और ये खबर सुन के आपको बेहद खुशी होगी कि मतलब एक हमारे पड़ोसी हैं जो हमारे दुश्मन है, जो अपने फौजियों को लेने से मना कर देते हैं, और एक भारतीय सेना है जो अपने फौज में जो कुत्ते होते हैं उन कुत्तों को भी गोली लगने पर हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करके लेके जाते हैं फॉर ट्रीटमेंट। देख के बड़ी खुशी हुई आज ये। तीसरा साहब, केरला स्टोरी का ट्रेलर वगैरह है, मूवी जैसे ही मार्केट में आई तो बाइकआउट भी शुरू हो गया उसका उसी के साथ। चलो मैं इन विषयों में नहीं जाता कि वैसे मेरी अगर पर्सनली आप राय पूछ रहे हो तो मैं तो सख्त सख्त हूँ इस बात को लेकर बिल्कुल कि आप सभी अपनी माताएं बहनों को पूरा इस बात की जानकारी दें और फिल्म भी जरूर दी ये फिल्म जरूर दिखा के लाएं। मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आप हकीकत से वाकिफ करवाइए, अपने बच्चों के साथ बैठिए, टाइम स्पेंड करिए, उनको बताइए कि देश में चल क्या रहा है। तो साहब जैसे ही बाइकआउट शुरू हुआ तो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, बेसिकली एक कम्युनिस्ट पार्टी के गुंडे हैं जो कॉलेजों में और इन सब जगह जगह फैले हुए हैं, आप इनको अर्बन नक्सल भी बोल सकते हो। इन्होंने बॉयकॉट करने का तरीका देखिए आप इनका। इन्होंने बीफ पार्टी की केरला में। और सबसे दुखदाई जो इसमें है कि इस बीफ पार्टी में मुस्लिम्स के साथ साथ हिंदू लड़के और लड़कियां भी बीफ खा रहे थे। सो कॉल्ड स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स थे वो सभी। और मजे की बात देखिए, इसका विरोध कर रही थी मुस्लिम लीग पार्टी केरला की कि ये कोई तरीका नहीं है। वाह, मतलब बहुत सी बार ना मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि फिर मतलब क्या करें, सभी मुसलमानों को मार दें या फिर आप सभी को क्या करेंगे, मतलब या हम दूसरा पार्टीशन देखने जा रहे हैं साहब। 1947 में इस देश में 10 करोड़ मुसलमान थे और उन 10 करोड़ों ने भारत को 3 टुकड़ों में तोड़ दिया।
तो आज भारत में 30 करोड़ मुसलमान हैं। आप समझिए कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। 10 करोड़ मुसलमानों ने आपका देश 3 हिस्सों में तोड़ दिया था, आज 30 करोड़ है। पता नहीं। और ऐसा नहीं है कि खाली 30 करोड़ ही है मुसलमान। आप, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको। अ, आप जो इनके सपा के प्रवक्ता हैं, उनका नाम भाटी, राजकुमार भाटी। उनके बयान सुनिए, वो कहते हैं कि मैं राम को मानता ही नहीं। गुज्जर हैं, वो हिंदू है, कि मैं राम को मानता ही नहीं। मैं तो अगर किसी को मानता हूँ तो सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद को मानता हूँ। ये भी तो मुसलमान ही है। ये कौन से हिंदू हैं? इनको भी आप उसमें काउंट करिए तो लगभग लगभग ये आज की डेट में 40 से 50% हो गए हैं। तो ये कितने हिस्सों में देश, विचार करिएगा इस बात पर आप कि 10 करोड़ थे, इस देश के 3 हिस्से हो गए थे, आज 30 करोड़ हैं। किस दिशा में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और ये खाली हिंदुस्तान की बात नहीं है, आप पूरी दुनिया में देख सकते हो कि ये लोग कर क्या रहे हैं। तो अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के साथ जोड़िए, बताइए उन्हें। यूनिवर्सिटियों में तो जो किताबें और पुस्तकें लिख रखी हैं वो आप लोग पढ़ो। जो पढ़े लिखे हैं उन्हें तो पता ही होगा। जो देहाती हमारे लोग हैं उनको भी जागरूक करिए इन चीज़ों को लेके कि बच्चे आपके कर क्या रहे हैं। तीसरी खबर है जी, जो वो महाराज बड़े घूम रहे हैं अपने आप में, अभी मुक्त, अभी क्या नाम है उनका, अभी मुक्तेश्वरानंद जी। उन पे पोक्सो एक्ट के थ्रू मुकदमा दर्ज होगा। कोर्ट ने आदेश दिया है। उन्होंने 2 बच्चों के साथ यौन शोषण के अपराध है उनके ऊपर। और बच्चों ने आके गवाही दी है और केस दर्ज होगा। उसके बाद वो अपराधी है नहीं है, बच्चों ने झूठी गवाही दी है, ये सब तो मतलब पुलिस पता करेगी। पर आज अखिलेश यादव जी हमारे बोल रहे थे कि ये तो मतलब बहुत गलत है, बच्चों ने गलत गवाही दी है। मुझे, मेरी 2008 में सरकार थी, उसी टाइम उनको जेल में डाल देना चाहिए था। आपने तो लठ मारे थे इनको, क्यों मारा था उस टाइम? ये जो अपने आप को महाराज बने घूम रहे हैं अपने आप में, आज बच्चों का यौन शोषण किया हुआ है इन्होंने। और बच्चे झूठ थोड़ी बोलेंगे कोर्ट में आगे। इन्हीं के आश्रम के बच्चे हैं, और कोई बाहर के बच्चे थोड़ी हैं। अब मुझे इसमें यह भी लगता है कि ये सब ड्रामा इन्होंने जो किया है पिछले दिनों में, वो किया इसलिए इनको पता था, अंदेशा था कि मेरे ऊपर ऐसे ऐसे केस हो सकता है। उससे पहले ही मैं क्रिएट कर देता हूँ कि मैं तो सरकार के खिलाफ था इसलिए मेरे ऊपर केस हो गया। चलिए जो भी है, वो तो न्यायालय डिसाइड करेगा अब कि कौन सच्चा और कौन झूठा। पर इनके ऊपर पोक्सो एक्ट के थ्रू यौन शोषण का मुकदमा दर्ज हुआ है। मतलब ये, और ये हमारे सनातन के रखवाले हैं सो कॉल्ड। उधर से उदयनिधि स्टालिन का भी एक बयान आया कि सनातन एक डेंगू मलेरिया मच्छर है जिसको हम सभी को मिलकर खत्म कर देना चाहिए। मतलब मैं खबर सुन रहा था कि हम इजराइल से कोई ऐसी एक मिसाइल लेके आ रहे हैं अभी, जिसकी कुछ 2000 किलोमीटर की क्षमता है। और वो मिसाइल इतनी तेज है कि वो अनडिटेक्टेबल है, उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर वो एक बार फायर की तो अपने टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ जाके हिट करती है। पर करेंगे क्या उसका हम? किस किस से लड़ेंगे भाई? अभी 8 जो पकड़े गए हैं, ये कोई 2000 किलोमीटर दूर थोड़ी है, ये तो भारत के अंदर है। वो जो 3 कश्मीर में, और ये लोकल आदमियों के बिना काम नहीं होता। चलो, वो जो पकड़े गए हैं आज, उसमें से कुछ बांग्लादेशी थे, कुछ इधर के थे, आईएसआई के साथ। पर बात तो ये है ना कि लोकल नेटवर्क, आप पूछते हो कि पुलवामा में कहाँ से आ गया डेक, यहाँ से आया भाई। ये है तो है आपके भाई, इनको पूछो ना। ये जो 30 करोड़ हैं इस देश में, जिनकी ये सारी पार्टियां सगी बनी घूम रही हैं ओपोजिशन में, कहाँ से आ गया था डीएक्स पुलवामा में? यहाँ से आया था भाई। कहाँ से आना था? और यहाँ से आया था। माता वैष्णो देवी के मंदिर से जो कॉलेज चलता है, माता वैष्णो देवी की फाउंडेशन से, उस कॉलेज में पढ़कर एक डॉक्टर बनता है फ्री में। और वो आगे चल के बम बनाते हैं, जहर बनाते हैं हिंदुओं को मारने के लिए। यहाँ से आता है भाई। देश में यूरिया इकट्ठा करते हैं अलग अलग आईडियों से, कॉलेज फ्री में पढ़ रहे हैं।
और पूछते हो कहाँ से आ गया था आरडीएक्स, यहाँ से आया था भाई आरडीएक्स। और दूसरा बयान मैं कभी कभी याद करता हूँ अमित शाह का। अमित शाह जी कहते हैं कि मतलब 2026 31 मार्च तक मैं पूरे देश से नक्सल खत्म कर दूंगा, और वो लगभग लगभग हो भी गया है। अभी यूपी से भी अच्छी खबर आई थी कि उन्होंने, कोई मुख्य नक्सल लीडर था, उन्होंने अपने साथियों के साथ और हथियारों के साथ सरेंडर किया है। पर इन अर्बन नक्सल का क्या करोगे आप? जेएनयू में जो थापियां पीट पीट के आज़ादी मांग रहे हैं, इनका क्या किया जाएगा? ये जो अर्बन नक्सल हैं यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, इनका क्या करोगे आप? ये ज़्यादा खतरनाक है। जेएनयू में ही जो वीसी है मैडम, उन्होंने बयान दिया कि ये जो विक्टिमहुड और ये सब आप दिखाते हो कि ब्राह्मणों ने दलितों पर अत्याचार कर दिया, ये मत करिए, इससे समाज पीछे ही जाता, आगे नहीं जाएगा। आप ये देख सकते हो कि मतलब अमेरिका में भी ऐसे ही हुआ था, पर बाद में उन्होंने खत्म कर दिया कि कारों पे कोई ये नहीं है। पर छोटे लेवल पे चलता है अभी भी, पर मोस्टली ऐसे नहीं है हमारे यहाँ पे, जैसे कि पंडितों को नौकरी नहीं देंगे। अरे भाई, 70 80 साल से इस देश में आरक्षण है, और आज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेके एम्स में -40 वाले बच्चे जो दलित समाज से या छोटी कास्टों से आते हैं, -40 नंबर लेके वो डॉक्टर डॉक्टर के लिए एडमिशन ले रहे हैं। मतलब उनको आता तो कुछ नहीं है, जीरो है, उनको नेगेटिव में आता है, -40 नंबर है। 70 80 साल आरक्षण में रहने के बाद भी अगर वो वहीं पे है, तो फिर वो स्कीम तो फेल हो चुकी है ना। वो स्कीम तो फेल हो चुकी है। पर हमारे माननीय पप्पू जी कहते हैं कि मैं तो 90% आरक्षण करूंगा देश में, प्राइवेट में भी आरक्षण करूंगा। कितने पुलिस वाले खड़े होते हैं इसमें, कितने एससी हैं कितने एसटी हैं, वो पूछते हैं। वो सेना में पूछते हैं, वो सेना में कहते हैं कि 10% लोगों का कब्जा है भारतीय सेना में। और मतलब दया आती है उन पे, जो सो कॉल्ड उस पप्पू को सोचते हैं कि इस देश का पीएम बन जाए। अरे तुम डूब के मर क्यों नहीं जाते भाई? तुम्हारा देश नहीं है क्या ये? हरामखोर। हेमंता विश्व शर्मा का भी एक बयान आया है कि असम में मैं जीतूं या कोई भी जीते, लेकिन 10 साल में, मतलब 10 साल में असम की पॉपुलेशन मेजोरिटी मुस्लिम हो जाएंगी। और ये तो है, डेमोक्रेसी चेंज इज योर डेस्टिनी। एक जनरेशन की गेम है सारी। हिंदू एक एक बच्चे कर रहे हैं, एक एक भी नहीं कर रहे बहुत तो। और दूसरी तरफ तो आपको पता है, 4 बीवियां 40 बच्चे वाले हैं भाई। एक जनरेशन की बात है बस। आप लोगों का बनेगा क्या, आप देखते रहिए। जाते जाते हम बात करेंगे, मैक्रो साहब आए हुए थे, फ्रांस के राष्ट्रपति, और जो जो हमारी डिफेंस डील फ्रांस, और साथ ही में बात कर लेंगे जर्मनी को, जर्मनी के साथ हुई है। पर उससे पहले राफेल जहाज को लेकर जो हमारी ओपोजिशन और पूरा एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि राफेल जहाज बहुत महंगे ले लिए हैं, लूट लिया गया है, हमें तो अच्छा जहाज नहीं है अभी, जो भी जितनी बकवास चल रही है वो सब मैं कुछ पॉइंट आपके सामने रखूंगा, और आप विद प्रूफ रखूंगा, आप लोग सर्च कर लेना अपनी साइड से भी। सबसे पहले तो राफेल जहाज की बात कर लेते हैं। आप बेसिकली सिर्फ सर्च करना मोस्ट एडवांस 4.5 जनरेशन फाइटर जेट, आप मुझे नाम बता देना, और ऐसा कर लेना आप, जो चाइना के फिफ्थ है सो कोल्ड J-20, J-10C, J-35, इवन अमेरिका का F-35 के साथ उसको कंपेयर कर लेना। बैंड चौध। इवन इवन आप लोग अमेरिका के F-35 के साथ भी कंपेयर कर लेना, और चेक करना क्लोज कॉम्बैट डॉग फाइट में सबसे ताकतवर जहाज कौन सा है। आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तानी की कितनी औकात है पहन जो 2 टके के पुरकियों की, कि वो राफेल को डाउन कर देंगे। नैरेटिव से बाहर आके हकीकत क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मोस्ट एडवांस 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है राफेल, अराउंड 1.8 मैक की स्पीड है, रोल है एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी है।
जो रफेल जहाज है वो, उसको क्या इतना, मतलब इतना स्पेशल और इतना एडवांस जहाज वो कैसे है, क्या वो खूबियाँ हैं उसके अंदर ऐसी? सबसे पहले तो स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम। क्या है सिस्टम? बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम इन द वर्ल्ड। वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम इन द वर्ल्ड। इट कैन डिटेक्ट जैम एनिमी रडार एंड मिसाइल्स। बेसिकली दुनिया का सबसे ज़्यादा सेल्फ प्रोटेक्शन वाला जो सिस्टम किसी जहाज में लगा होता है वो लगा है रफेल में। और ये क्या कर सकता है? रेडार और मिसाइल्स जो इसकी तरफ आ रही हैं उनको जाम कर सकता है। दूसरा इसके अंदर होता है AESA रेडार। ये क्या करता है? अलो लॉन्ग रेंज डिटेक्शंस ट्रैकिंग मल्टीपल टारगेट एट अ सेम टाइम। बहुत सारे टारगेटों को एक साथ आइडेंटिफाई और लॉक कर सकता है ये रडार, AES रडार। तीसरा आप सर्च करना मोस्ट एडवांस एयर टू एयर या मोस्ट लीथल एयर टू एयर मिसाइल। उसमें आपका, मैं आप सर्च कर लेना, मैं बता देता हूँ। वो तो मोस्ट एडवांस एयर टू एयर मिसाइल है मेट्योर, और मेट्योर किस में लगती है? रफेल में। और तीसरा है मल्टीपल रोल कर सकता है एक मिशन के अंदर। कोई पिन पॉइंट एक्यूरेसी का टारगेट करना है, न्यूक्लियर स्ट्राइक करनी है, सारी कैपेबिलिटी एक बार में, और बैटल प्रूवन है। तो मेटेओर मिसाइल कितनी आ रही है किसको पता है भाई? जो ये रेट का ज्ञान पेल रहे हैं, कितनी ब्रह्मोस है भारत के पास, कितनी अग्नि है हमारे पास, किसको पता है इस बात का? जो कह रहे हैं कि बहुत महंगा है, बर्बाद हो गए, लुट गए, पिट गए। तीसरा इसी के साथ आती है स्कैल्प मिसाइल। अब स्कैल्प मिसाइल की क्या खासियत है? लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है ये। 250 से लेके 550 इसकी रेंज है, सबसोनिक स्पीड है, और हाईली एक्सप्लोजिव, कैन डिस्ट्रॉय बंकर्स एंड हार्ड अर्न टारगेट्स। बेसिकली जो नूर खान एयरबेस में भाईजान आके गिरी थी ना, वो यही थी। ये थी, इसने जगह बनाई, उसके बाद गई थी ब्रह्मोस। तीसरी मिसाइल जो इसके साथ आती है भाई, वो है तुम्हारा राम भला करे। हाँ, इसकी स्कैल्प की और खूबियाँ बता देता हूँ पहले। कैन हिट टारगेट इनसाइड एनिमी, मतलब फार इनसाइड एनिमी टेरिटरी विदाउट द जेट एंटरिंग इन द डेंजर एरिया। बेसिकली बॉर्डर के बहुत इस पार से बॉर्डर के उस पार टारगेट को उड़ा सकती है ये मिसाइल, और उसके लिए हमारे रफेल को इतनी आगे जाने की जरूरत भी नहीं है। एक दूसरा, इस मिसाइल के ऊपर जो कोटिंग होती है वो स्टेल्थ है, जो इसके ऊपर पेंट वगैरह जो भी हुआ है, तो ये रडार में आती नहीं है इतनी आसानी से। तीसरा है प्रेसिजन स्ट्राइक, कैन हिट स्पेसिफिक बिल्डिंग बंकर एयरबेस विद हाई एक्यूरेसी। वो मैंने बताया 1 से 2 मीटर की इसकी एक्यूरेसी है। और ये भी रफेल जहाज के साथ ही आएंगी। तीसरा है हैमर। हैमर मिसाइल भी रफेल पे ही लगती है और फ्रांस मेड है। साफरन जिसके द्वारा इसका इंजन बनाया जाता है रफेल जहाज का, वही इसको बनाती है। हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज इस, बेसिकली प्रिसीजन गाइडेड स्मार्ट बॉम्ब है ये। कैटेगरी में आता है एयर टू ग्राउंड। रेंज इसकी है 60 से 70 किलोमीटर की, और वोर हेड जो कैरी कर सकता है 125 किलो से 1000 किलो तक का। बेसिकली बड़े बम को कैरी कर सकता है ये तो ही रफेल जहाज को लेकर बातें। और मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, आप सर्च करना मोस्ट एडवांस 4.5 जनरेशन फाइटर जेट, उसमें रफेल आएगा। पर आप कहोगे कि 4.5 क्यों, फिफ्थ जनरेशन क्यों नहीं ले रहे हम, F-35 या SU-57? तो आप बेसिकली कंपेयर कर लेना SU-57 वर्सेस रफेल, और जो रिजल्ट आए वो आप कमेंट कर देना। जो अमेरिका डॉग फाइट में इससे बढ़िया कोई जहाज हो ना, तो आप कमेंट करके मुझे बता देना। और अपनी तरफ से मत निकलना, सोर्स लिख देना कि कहाँ से निकाल के आप लाए हो। और इन द एंड हमारी कुछ सबमरीन डील्स भी हुई हैं जर्मनी के साथ, जो 8 से 10 बिलियन डॉलर की है। 3 न्यूक्लियर सबमरीन बेसिकली हमारे पास अभी हैं।
न्यूक्लियर सबमरीन हमें, मतलब हमारी कैपेबिलिटी होती है सेकंड स्ट्राइक की, अगर सब कुछ ख़त्म हो भी जाए, मतलब भारत पूरा ही ख़त्म हो गया तो सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी देती है हमें, जो हमारी न्यूक्लियर सबमरीन्स होती हैं, पता नहीं वो कहीं भी हो सकती है, कराची पोर्ट के नीचे से ही मारेगी फायर। तो चलिए, इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।